दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के शन परम पूज्य मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, भले परम पूज्य मनीष श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, भले परम पूज्य मनीष श्री संदान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल के उपनगर साकेत नगर से टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, श्रीफल बना लें। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। सभी लालायत हैं कि हमारे नगर में चातुर्मास हो, इसी परिप्रेक्ष्य में आज शंका समाधान का कार्यक्रम तो यहाँ पर हो रहा। कल प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य मुनिवर का बिहार होगा और यहाँ से आचार्य विद्यासागर संस्थान वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर आहारचर्या का कार्यक्रम होगा। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम भी अवधपुरी वहीं पर संपन्न होगा और वहाँ पर देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के लगभग 3 से 3,500 श्रावक श्राविका आ रहे हैं परम पूज्य मुनिवर के चातुर्मास निवेदन के लिए, श्रीफल समर्पण के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा उस दृश्य को देखना न भूलें। एक साथ सामूहिक आरती होगी, एक साथ भक्ति होगी और एक साथ निवेदन करेंगे और मुनिवर से ही भाव आएंगे। मुनिवर भोपाल में आपको 2 चातुर्मास तो हो गए हैं लेकिन इंदौर अभी तक भूखा है, इंदौर चातुर्मास ही प्राप्त हो। इस भावना के साथ इंदौर वाले कल श्रावक आएंगे और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के मैं परम पूज्य मुनिवर संदान सागर जी से निवेदन करूंगा कि हे मुनिवर साकेत नगर भोपाल महाराज जी सभी का निवेदन शंका समाधान का कार्यक्रम के संचालन की मैं निवेदन करता हूं जयकारा के साथ। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय हो। आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं जो आपके ही साकेत नगर के यहाँ जहाँ आज विराजमान है पूज्य संत स्वाति यश जैन साकेत नगर, जो IIM हैं, दोनों पति पत्नी और करोड़ों का पैकेज छोड़कर वह अब सदगृहिणी यहाँ पर बनी हुई है। पूरे महिला मंडल के साथ ही नजर आ रही है IIM। नमोस तुम्हारा श्री, नमोस तुम्हारा श्री, नमोस तुम्हारा श्री। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। इनके यश कहाँ है? वो भी साथ खड़े हो जाए तो अच्छा। खड़े हो? कहाँ है? हाथ उठाना भाई। अच्छा आओ, ये है, चलो ठीक है। हाँ महाराज जी, मैंने BE और MBA अहमदाबाद से किया हुआ है। उसके बाद मैंने नौकरी नहीं करने का संकल्प लिया था, लेकिन कभी कभी मन में व्यथा रहती है कि पिताजी ने इतना पैसा खर्च किया पढ़ाई में लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं वर्तमान में अपने बच्चों के संस्कार पे ध्यान दे रही हूँ, माता पिताजी के सेवा में, लेकिन कभी कभी मन में व्यथा रहती है आसपास के माहौल से, लोगों को देख के ऐसा लगता है शायद जो नौकरी कर रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका रिटर्न मुझे, मतलब मैं पापा जी का रिटर्न नहीं दे पाई, ऐसा मन में कभी कभी आता है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो निर्णय हम खुद की प्रेरणा से लेते हैं उस निर्णय में कभी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। आपने जो निर्णय लिया और आपको लगता है कि मैं पढ़ लिख करके, माता पिता ने हमारे पीछे इतना खर्चा किया, उनके लिए रिटर्न नहीं दे पा रहे, ये आपके कहीं न कहीं एकांगी सोच का परिणाम। रिटर्न क्या, केवल पैसों का रिटर्न, पैकेज का रिटर्न, का भी नहीं, पावर का रिटर्न? अरे आप पढ़ लिख कर के योग्य बनी हो, एक अच्छी गृहिणी बनने के साथ बच्चों को संस्कार देना, क्या ये रिटर्न नहीं है?
अपने घर परिवार की आंतरिक सुव्यवस्था बनाना क्या रिटर्न नहीं है? और पढ़ी लिखी होने के बाद आप नौकरी करो तभी आपकी पढ़ाई की सार्थकता, ये गलत धारणा है। आप गरीब कमज़ोर लोगों को पढ़ाने का भी तो काम कर सकती हो। किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ाएं तभी आपकी पढ़ाई की सार्थकता है, ये बात मुझे नहीं जचती। आपके अंदर इतनी क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है, आप ऑनलाइन सेशन शुरू कर दीजिए, लाइन लग जाएगी। कर सकते कि नहीं कर सकते? 1 घंटे 2 घंटे में, और उसको थोड़ा फ्री कर दो, देखो कितना आनंद आएगा। आज भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले फैकल्टीज के कितने नाम चलते हैं। विद्वान स सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति को प्लेटफार्म की जरूरत नहीं होती, वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ प्लेटफार्म तैयार हो जाए। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, अपने मन में इस बात का रंच मात्र भी मलाल मत रखो, अपितु कुछ ऐसा करो कि लोग देख कर कहे क्या कमाल किया है। कुछ हटकर जो लोगों के लिए अपवाद जैसा दिखे पर आदर्श बन जाए, ये करके आप देखिए। हाँ, हो सकता है थोड़ी ज्वेलरी कुछ कम हो जाएगी, ब्रांडेड कपड़े थोड़े कम हो जाएंगे, मॉल शॉपिंग में जाने की आज़ादी थोड़ी कम होगी, लेकिन आपके जीवन का आनंद कई गुना बढ़ेगा, परिवार का आनंद बढ़ेगा। हम क्या चाहते हैं? केवल अभिप्राय का सुख या अनुभूति का सुख? क्या चाहते हैं? मैं जाऊं, नौकरी पेशा करूं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहूं, न परिवार को समय दे सकूं, न बच्चे को समय दे सकूं, खुद भी स्ट्रेस में रहूं, परिवार भी स्ट्रेस में रहे, लेकिन हर महीने मोटी तनख्वाह पाकर खुश होऊं और बाज़ार से जाकर कुछ ज्वेलरी खरीदूं, बैंक बैलेंस बढ़ाऊं और अपने आप को खुश मानूं। एक ये है, या ये अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह करके आनंद से जीऊं? कौन सा अच्छा है? थोड़ा सा माइक पे बोलिए। स्थिति में प्रसन्न रह के तो आनंद फिर से आप जीना। क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको उदाहरण देता हूँ। अभिप्राय और अनुभूति के सुख में बड़ा अंतर है। अभिप्राय का सुख ठीक वैसा ही है जैसे एक आदमी ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है पर वो जूता उसे काट रहा है। लोग उसके ब्रांडेड जूते की तारीफ तो कर रहे हैं और वो भी अपने जूते को देखकर अकड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो जूता काट रहा है ना, उसका दर्द भी उसे झेलना पड़ रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो नंगे पांव चल रहा है। अब बताओ, एक के पैरों में ब्रांडेड जूता है, वो काट रहा है, और एक आदमी नंगे पांव चल रहा है, कौन अच्छा है? नंगे पांव चल। हाँ, नंगे पांव चल। तो मैं आपसे कहता हूँ, इन जूतों वालों की तरफ क्यों देखते हो? देखो ही मत, रास्ता खुल जाएगा। बहुत नमोस्तु महाराज। और पुनः मैं कहूँगा, आप अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा कीजिए, समाज में इन नौनिहालों को निहाल कीजिए। और अगर अपने पास पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद समय है तो हम समाज के वंचित और गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री जी ने भोपाल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है और वो है अनुशासन। अपने बीच में आज उसके यहाँ पर अनुशासन के जो तन मन धन से समर्पित है सुधीर जी जैन IAS, सुधीर जी जैन IAS अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। और महाराज जी आज पूरी बच्चियों का जो यहाँ पर अनुशासन में है उनका कल UPSC का एग्जाम भी है, तो आपसे आशीर्वाद की गुहार भी चाह रहे हैं वो, और सुधीर जी ने अपना प्रश्न भी रखे हैं। ओ नमोस्तु भगवान। भगवान आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 2017 से भोपाल में अनुशासन संस्थान संचालित हो रहा है। भगवान पंचायत कमेटी के मार्गदर्शन में हम 7 लोगों की टीम ये काम करती है और भगवान पिछले लगभग 4 साल के रिजल्ट में 62 बच्चे अब तक उसमें चयनित हुए हैं। कल भगवान 23 तारीख को UPSC का MPPSC का एग्ज़ाम है, उसके लिए सारे बच्चे आपसे नमोस्तु निवेदित करके कोटि सा नमन करके आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं। भगवान आपका आशीर्वाद मिले और वो सफल हों। गुरुवर, एक शंका है जो अभी
भाभी जी पूछ रही थी, आपने भी वही बात कही, वही शंका मेरे दिमाग में भी है। वर्तमान में जो क्रेज है वो नौकरी वालों का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इससे समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जैसा आपने कहा, जिसके पास ब्रांडेड जूता है, बाहरी लोगों को दिख रहा है कि ब्रांडेड जूता है, लेकिन उसे कितना काट रहा है वही जानता है। तो नौकरी वालों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, छुट्टियां ना मिलना, बाकी दिनों में लगातार काम करते रहना, दिन में भी सरकारी काम, रात में भी कुछ ना फ़ोन आते रहते हैं। उसके अलावा चौके लगाने में असुविधा है, कहीं आपके बिहार में जाने में असुविधा है, कहीं अगर आप बिहार कर रहे हैं 50 मिनट तो वहाँ नहीं जा सकते। ये सारी समस्याएं हैं, और इन सब के आगे चल के बच्चियों के विवाह की समस्या भी है। तो ऐसा क्या किया जाए भगवान कि जो हमारी नई पीढ़ी अपनी बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए केवल नौकरी वालों के पीछे भाग रही है, और इससे मंदिर की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, घर की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, संस्कार भी विघटित हो रहे हैं। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाए भगवान के लोग नौकरी वालों को सर्वश्रेष्ठ मानने की बजाय जो बिजनेस की व्यवस्था है, घर की जमी जमाई व्यवस्था है, उसकी तरफ भी ध्यान दें, ताकि हमारा जैनत्व भी बचे और हमारी नई पीढ़ियां भी बच जाएं। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा सुधीर भाई का जोरदार अभिनंदन करूं। ये लोग बहुत लगन और निष्ठापूर्वक गुरुदेव के आशीर्वाद को साकार करने के यज्ञ में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, कल अनुशासन ही नहीं, जितने लोग भी पीएससी के प्रतीक्षा में अपने बीच के भाग लेने वाले हैं, उन सभी प्रतिभागियों को उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद देता हूँ। वे पूर्ण उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ इस कार्य को संपन्न करें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये सवाल अक्सर आता है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आजकल एक चलन बन गया है एक अदद नौकरी पाने का, और नौकरी 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 को ही लोग ज़्यादा महत्व देने लगे, जबकि हमारी संस्कृति में उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, दुख निदान कहा जाता। नौकरी को तीसरे नंबर पर रखा जाता था, आजकल सब उसे पहले नंबर पर ले आए। लेकिन मैं आज आप सबसे कहूँगा कि जिस तरह से सिस्टम बदल रहा है, नौकरी में तो अनिश्चितता की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। एक साथ गूगल जैसी कंपनी 10-10 हज़ार एम्प्लॉइज को बाहर कर देती है। आप लोग तो सुनते हैं, फिर उनके पास क्या बचता है? न इधर के न उधर के। एआई का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो नौकरियां तो अपने आप सीमित हो जाएगी। ऐसे समय में यदि किसी का भविष्य सुरक्षित होगा तो केवल और केवल उसका होगा जो कला और गुणों में निपुण होगा। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, सर्विस सेक्टर तो पूरा चौपट हो जाएगा। कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे? पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, व्यापार व्यवसाय का भी रूप बदल जाएगा। चंद व्यापारिक घरानों के हाथ में पूरा बिजनेस होगा, सब चीजें ऑनलाइन की ओर डाइवर्ट हो रही। खेती बाड़ी भी मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में आ जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? भूखे मरना पड़ेगा। आने वाले 25-30 साल बाद का जो रूप है, उसकी कल्पना करने से मन सिहरता है। इसलिए इस ढर्रे को बदलना चाहिए और अपनी शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जिससे व्यक्ति केवल डिग्री हासिल न करे, वो कला गुणों में निपुण हो और उसके अंदर ऐसी आर्ट होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसा स्किल और कौशल होना चाहिए कि वो अपना नहीं अपने साथ 10 का जीवन यापन कर सके। केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, पर ये भ्रम
भ्रम निकाल देना चाहिए कि सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही नहीं चलती। टेक्नोलॉजी की इस युग में प्रधानता है, पर हमारे जीवन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति टेक्नोलॉजी मात्र से नहीं होगी। उसके लिए व्यक्ति के पास कला होनी चाहिए, उसे विकसित करें और उसके आश्रित व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएं। गुरुदेव का यही सोच और यही सपना लोगों को प्रेरित करता था। उन्होंने हथकरघा जैसे उद्यम को आगे बढ़ाने की बात क्यों की? क्योंकि ये आने वाले समय में तुम्हें समर्थ बनाएंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, हमें व्यापार व्यवसाय को प्रमुखता देनी चाहिए। नौकरी पेशा के पीछे कई तरह की समस्याएं आ रही। हो सकता है आपके साथ भी हो। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए प्रयास किया, यहाँ से चला गया। तुम्हारे इस साकेत नगर में भी बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहाँ केवल सीनियर सिटीजन होंगे, सबके बच्चे बाहर, है ना? ज़्यादातर 80% घर में केवल 2 ही। और बताऊं क्या होगा इसके बाद? तुम्हारे बच्चे तो बाहर गए, जो अब्राड गए तो उनकी तो सोचे नहीं कि कभी आएंगे, और बाकी पूना मुंबई रहे तो वो भी वहीं रहेंगे। वो कब आएंगे? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति बेचने, और कुछ नहीं। तुम्हारी संपत्ति बेचने वो आएंगे और तुम जीवन भर उसके चौकीदार बनकर जियोगे। हाँ, वो भी ऑनलाइन हो रहा है, ये भी सही है, उसके लिए भी आने की जरूरत नहीं। अब तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार भी शुरू हो गया। कितनी बड़ी विडंबना है। और देखिए, अच्छा खासा 5-5 हजार वर्ग फुट का बंगला है, वेल सेटअप है, पर महानगरों में 500-700 स्क्वायर फुट के फ्लैट में सिकुड़ करके रह रहे हैं, घुट घुट के जी रहे, जहाँ शुद्ध हवा भी नहीं है। वो तैयार है। और आजकल की लड़कियां, हम छोटी जगह नहीं रहेंगे। भोपाल भी उनको छोटा शहर लगने लगा है, बड़ा शहर चाहिए। क्या ट्रेंड है! इससे कितने सारे नुकसान। जिनका अच्छा खासा करोड़ों के टर्नओवर का व्यापार, वो उस व्यापार को संभालने के लिए राजी नहीं, 8 लाख 10 लाख के पैकेज के लिए तैयार है। क्या होगा? सोच बदलनी चाहिए। मैं लड़कियों से कहता हूँ, भरा पूरा परिवार देखो, नौकरी को प्रमुखता मत दो। और हम तो हमेशा कहते हैं, हमें नौकरी देने वाला, नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है, जॉब प्रोवाइडर। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और लोग कर रहे हैं, आजकल बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे मंदिर, हमारे सारे धर्मायतन असुरक्षित होंगे। कई शहरों के ये हाल है, मंदिरों के पास जहाँ सैकड़ों की तादाद में घर रहते थे, मंदिरों में भीड़ रहती थी, आज वहाँ कोई नहीं है। सब इधर उधर के लोग आके बसने लगे। ऐसे लोग बस रहे हैं कि उस गली से आपको निकलना मुश्किल है। आने वाले समय में क्या होगा? पलायन हो जाएगा। गांव से तो उजड़ ही गए, शहरों में भी उजड़ जाएंगे। जिन घरानों में, बोलो सुनील, तुम 2 ही हो ना, बच्चे आने वाले नहीं हैं, तय मान करके चलना। वो जहाँ रहेंगे वहीं सेटल हो जाएंगे। करोगे क्या? फिर इसका क्या होगा? साधु संतों का बिहार चंद शहरों में सीमित हो जाएगा। हमारे सारे धर्मायतन नष्ट हो जाएंगे। और जो लोग आज बाहर रह रहे हैं,
खुद उनका जीवन भी उस दिन तबाह हो जाएगा जिस दिन उन्हें नौकरी से मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस पर गंभीरता से विचार करें और इसमें सबसे पहले लड़कियों को सोचना चाहिए, उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए। हम छोटी जगह नहीं, खोटी जगह से बचेंगे। बड़ा और छोटा स्थान नहीं होता, स्थान कोई भी। और आज टेक्नोलॉजी के दौर में तो सब जगह सब साधन सुलभ है। इसलिए अपनी सोच बदलें ताकि सुपरिणाम आ सके। गुरुवर अनुशासन के हमारे दो साथी भाई शैलेंद्र जी और आलोक जी साथ में हैं, ये लगातार सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मलय भैया, संदेश भैया, बहन भाई साहब और प्रकाश भाई साहब। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ एक बहन शायद बैठी है जो डिप्टी कलेक्टर अनुशासन से ही बनी है। अगला सवाल उनको दे दो। समीक्षा जैन, समीक्षा जो डिप्टी कलेक्टर है पन्ना। भाई परिवार से एक बार जोरदार स्वागत समीक्षा और का। उसके बाद में पाठशाला के बच्चे तैयार हैं। इनके भाई भी डिप्टी कलेक्टर, दोनों बहन। इनका भाई असिस्टेंट डायरेक्टर गुरुवर शिक्षा विभाग में है। गुणमती माता अनुशासन से दोनों विद्यार्थी निकले। गुणमती माता, आर्य गुणमती माता जी के परिवार से आप हैं। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, इक्षामी महाराज जी। मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ आपके समक्ष आई हूँ, जो कि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मेरा ये सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ और मेरी ट्रेनिंग भी साथ में चल रही थी। गुरुजी, सिलेक्शन हुआ था मेरा 9 जून 2023 को। मैं 28 जून 2023 को डोंगरगढ़ गई थी आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने। आचार्य श्री पूरे परिवार के साथ गई थी, हम लोग 15 लोग गए थे। आचार्य श्री का उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी। आई फ्लू हैवी था तो भी हमें टाइम मिला। आचार्य श्री का उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि तुम प्रशासन में रह के भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति को आगे लेते हुए चलना। तुम एक मिजाज हो कि तुम बालिका शिक्षा को प्रमोट करना, जो हमारी शिक्षा है उसको तुम्हें आगे बढ़ानी है। तो बस मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आचार्य श्री ने तो जो सेंटेंस कहा, मैं अभी भी उसको जब भी संस्मरण आता मैं बोलती हूँ, बस उसकी आप व्याख्या कर दीजिए कि आगे क्या मार्गदर्शन है इसके लिए। व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने जो दिया है वो एक मंत्र है, उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना दो। मुझे संस्कृति की सेवा करना है, अपने प्रशासनिक दायित्वों की सीमा में रहते हुए मुझे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इतनी बात दिमाग में रहेगी, सब हो जाएगा। और उसकी प्रेरणा उन सब से लो जो इसमें लगे हैं। तुम कहीं भी रहो, पहले अपने अंदर एक बात रखना कि मैं एक श्रावक पहले हूँ, एक श्राविका पहले हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ। और एक अच्छी श्राविका होने के नाते मुझे जो करना है वो जरूर कर। जी महाराज, नमस्ते महाराज जी। विश्व के कोने कोने में चल रही प्रामाणिक पाठशालाएं और उसी की एक छोटी सी पंखुड़ी यहाँ साकेत नगर में भी मैं देख रहा हूँ। सारे बच्चे यहाँ पर अभी जो बहुत ही उत्साह के साथ में भावना गीत गाए, ये अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखते हैं। आप लोग जोरदार ताली से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। जो पढ़ाने वाले वो भी आ जाओ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पेंद्र जी जैन, अध्यक्ष जिला जैन परिषद रायसेन बेगमगंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुनिवर, हम जानते हैं कि क्रोध करना कषाय है। हाँ बोलो बोलो। मुनिवर, हम जानते हैं कि क्रोध करना कषाय है और हम क्रोध करना भी नहीं चाहते, पर क्रोध फिर भी आ जाता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। इन बच्चों का सामूहिक सवाल है। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, इन बच्चों को देखिए और प्रामाणिक पाठशाला के परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश कीजिए। देश और दुनिया में लगभग सैकड़ों की तादाद में पाठशालाएं चल रही है, प्रामाणिक पाठशाला, और जहाँ जहाँ भी चल रही है बच्चे और उनके अभिभावक बहुत प्रसन्न हैं। मैं कहूँगा अभी भी जो पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध नहीं हुई वो उनसे संपर्क करें, जुड़े, ताकि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ धर्म का अच्छा ज्ञान दे सके। समय समय उनके बहुत सारे कोर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। इन बच्चों ने सवाल किया है कि हम जानते हैं कि क्रोध कषाय है, लेकिन इसके बावजूद हम क्रोध से बच क्यों नहीं पाते। देखो, दो बातें हैं।
एक तो हमारे संस्कार इतने गहरे हैं जिसके कारण चाहे अनचाहे हम में क्रोध होता रहता है। पुराने संस्कार, समझ गए? तो पुराने संस्कारों के गहरे रहने के कारण हमारे हृदय में क्रोध के संस्कार बने रहते हैं। और दूसरा, क्रोध के प्रति अवेयरनेस न होने के कारण क्रोध ज़्यादा आते हैं। समझ गए? तो हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, ये तय करना चाहिए क्रोध एक कसाय है तो मुझे इससे बचना है। और उसके लिए एक प्रैक्टिस तुम सब बच्चे कर सकते हो। भावना योग के बारे में तो जानते ही हैं, जानते हो ना? आप लोगों को एक मंत्र बार बार दोहराना है, मुझे शांत रहना है। क्या? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। बस रोज सुबह उठो, 5 मिनट का भावना योग करो और उसके उपरांत मुझे शांत रहना है। जब मौका मिले मुझे शांत, तो इससे क्या होगा? अवेयरनेस जगेगी, पुराने संस्कार बदलेंगे और जब भी गुस्सा आएगा अंदर से आवाज आए मुझे शांत रहना, और आप शांत हो जाओ। चलो, नमोस्तु महाराज जी। पुष्पेंद्र जी ने अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर शैलेंद्र जी जैन मैनिट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम सौभाग्य, बहुत दिन से वेटिंग में था आपके सामने अपनी शंका रखने के लिए, लेकिन आपके पास वेटिंग इतनी लंबी लिस्ट रहती कि शिखर जी में भी 10 दिन तक लगातार प्रयास किया था, नंबर नहीं लगा। चलो आज मौका मिल गया, इनका अभिनंदन कर दो। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा शंका कहूँ या उसके लिए क्या कहूँ महाराज, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, एक बड़ा अनुभव ऐसा मिल रहा है कि जैन समाज के पास आर्थिक संपन्नता तो बड़ी और निरंतर बढ़ रही है, लेकिन समाज में आपस में जो एक सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम वात्सल का भाव होना चाहिए, वो कम होता जा रहा है महाराज। उसके लिए ऐसा क्या हम लोग करें कि उसमें प्रगति हो, उन्नति हो और आपस में सद्भाव हो? उसके लिए कृपया मार्गदर्शन। संपन्नता का साइड इफेक्ट है ये, केवल समाज में नहीं, घर परिवार में भी देख लो। आज आपकी जितनी संपन्नता है, आज से 25 वर्ष पहले आपके पास वैसी संपन्नता नहीं होगी। नहीं बोलो, सही बोल रहा हूँ? जितने बैठे हैं आज जितनी संपन्नता 25 साल पहले आपके पास वैसी संपन्नता नहीं थी, लेकिन 25 वर्ष पहले जितना प्रेम और प्रसन्नता थी, क्या आज वो है? बोलो, नहीं है ना? क्यों? ये संपन्नता का साइड इफेक्ट है। मनुष्य के मन में जो जो संपन्नता आती है त्यों तो अहंकार भी बढ़ता है, और ये अंदर का अहंकार हमें तोड़ देता है। फिर सत्ता और आधिपत्य के लिए मनुष्य लालायित और उत्कंठित होने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगती है, और जब व्यक्ति खुद को महत्वाकांक्षाओं से भर लेता है तो वे सारी विकृतियां पनपने लगती है जो हमारे जीवन की समरसता को तहस नहस करती। तो हमें चाहिए कि संपन्नता के साथ उदारता को विकसित करें। अगर संपन्नता के साथ उदारता विकसित हो तो ये दुविधा कम हो सकती। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रोफेसर शैलेंद्र जी जैन मैनिट और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंजीनियर महेंद्र जी जैन बावड़ी कला, ट्रस्टी गुणाइथन। हाँ, शैलेंद्र जी दीजिए माइक, लीजिए माइक, लीजिए माइक। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बदलते जीवन परिवेश में कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, जीवन सुविधाभोगी होता जा रहा है। मैं पिछले 30 वर्षों से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और ये देखा है कि छात्र बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाता है, मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में काउंसलर और साइकेट्रिस्ट अपॉइंट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है।
परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जिससे सेल्फ लर्निंग का जो अवसर है वो भी कम होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। इन सब समस्याओं का मूल हमें समझना चाहिए। वो ये है कि आज सब लोग सुविधाओं की तरफ दृष्टि रखते हैं, संघर्ष करना नहीं चाहते। और एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। पूरी बात सुनिए। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। आज समय थोड़ा सरल आ गया तो लोग कमजोर हो गए। लग्जीरियस बढ़ेगा तो चीजें ऐसी ही होगी। तो इसके लिए क्या करें? सरल समय में भी कठिनाई के अनुभव का अभ्यास करें। आप खुद और बच्चों को अपने प्रारंभिक जीवन से ही संघर्ष के लिए तैयार करें। उनको अगर हम उस लेवल पर तैयार करना शुरू करते हैं तो फिर बच्चों में अपने आप वो सामर्थ्य आएगी। अब तो कोई कुछ नहीं, बचपन से ही बच्चों को कमज़ोर कर देते हैं। आज बच्चे के जन्म लेने के बाद उनकी जो माताएं हैं, जिस तरीके से उनका लालन पालन करती है और जितना मेडिकेशन उनका चलता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कई एक बहन जी ने तो मुझसे कहा, महाराज मैं जब अपनी बहू को बोलती हूँ कि इतनी दवाइयाँ मत दे, बच्चा कमज़ोर होगा, तो बोलते नहीं नहीं मम्मी आप क्या जानती हो, मैं क्या बोलूँ, जैसे हमने बच्चे ही पैदा नहीं किए, वो एक की मैंने 4 किए। ये सोच का अंतर है ना। तो आपने नींव कमजोर बना दी। ये सब घर की कहानी होगी। तो ये नींव कमजोर हो रही। हम संघर्ष के लिए कोई वातावरण ही नहीं बना पा रहे और आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं। अगर वो चीजें हों तो सब चीजें हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी उक्ति थी, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। हम लोगों ने पढ़ा है ना। आज ये सब चीजें कहाँ हैं? विद्या के अर्जन के लिए, ज्ञानोपार्जन के लिए सुखों का त्याग किया जाता था। अब पहले सुखों को देखते फिर ज्ञान अर्जन की बात करते हैं। हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा रास्ता अपनाएं जो हमें कमजोर करे। हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के रास्ते पे चलें तो ज़्यादा अच्छा। नमस्ते। हाँ, अगला प्रश्न कर रहे हैं महेंद्र जी बावड़िया कला। हाँ, अगला नाम बावड़िया कला, जो ट्रस्टी है गुणायतन के, पुष्पेंद्र महेंद्र जी जैन बावड़िया कला, और उसके बाद में आलोक जी जैन BSNL तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं भोजन व्यवस्था के संबंध में कुछ आपसे शंका समाधान करना चाहता हूँ। वर्तमान में जो चाहे पार्टियाँ हों, शादियाँ हों या कोई भी कार्यक्रम होता है, सभी लोग खड़े होकर भोजन करते हैं। पहले बचपन में जब हम खड़े होकर भोजन करते थे तो हमको डांट दिया जाता था कि बैठ के खाओ। और अभी हम देखते भी हैं कि प्राय सभी व्रती या जो भी थोड़ी सी समझदारी जिनमें रहती है वो बैठ के ही भोजन करते हैं। तो महाराज जी, वास्तविक स्थिति क्या है? हमें भोजन किस तरह करना चाहिए? देखो, भोजन तो कायदे से बैठ करके ही करना चाहिए और बैठा करके ही करना चाहिए, और खड़े होकर करना है तो मुनि महाराज बनना चाहिए। देखो, एक अनुभव की बात करता हूँ। खड़े होकर पेट कभी नहीं भरता। आप लोगों का अनुभव है कि नहीं? खा के अफरने वाली बात खड़े खड़े नहीं हो सकती। एक जगह बैठोगे तभी अफरोगे। तो ये चलन हो गया कैटरस के कल्याण का। कम खाओगे प्लेट का तो पूरा दाम उठ ही जाएगा। आजकल तो हजारों हजार की प्लेट्स होती है। प्लेट उठते ही आपका मीटर चालू।
तो ये जो सोच है, ये सोच भारतीय नहीं। चूँकि चीज़ें बदल गई, अब सर्विस करने के लिए लोगों को हायर करना कठिन हो गया, तो लोग सीधे अब बफे सिस्टम वाली बात कर दी। ये तो जानवरों जैसा भोजन, जानवर सब खड़े खड़े खाते हैं। तो आप देख लीजिए आप क्या करते हैं। अब कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है ये आपको तय करना है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये नियम बनाना बहुत कठिन हो गया है कि मैं आपको निर्देश दूँ और कहूँ कि नहीं आप तो नियम कर लो कि हम तो बैठ के ही खाएंगे, बैठ के ही खिलाएंगे। समय काल के अनुरूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोग इस पर विचार कर सकते हैं और वो व्यवस्था बना सकते हैं। नमस्ते महाराज। आलोक जी जैन BSNL अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। यहाँ के स्वाध्याय मंडल ने काफ़ी प्रश्न दिए हैं, लगभग 30-40 प्रश्न हैं, तो पूरा सेशन ही हो जाएगा। 8 प्रश्न करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। स्वाध्याय मंडल के जितने प्रश्न उनमें से 8 प्रश्न रख सकते हैं। नमोस्तु भगवान। सर्वप्रथम तो महाराज जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कभी मुझे शंका होती है तो मैं YouTube या प्रामाणिक ऐप पे सर्च इंजन में देख लेता हूँ, तो वहाँ मेरी शंकाएँ वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस अपने आप ही खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग भी उस पर ऐसा थोड़ा प्रक्रिया करेंगे तो। बहुत बढ़िया, फिर लाइन लगने में भी कमी हो जाएगी। जी जी। पिछले दिनों महाराज जी मेरा बॉम्बे जाना हुआ, तो वहाँ एक कोकिला बहन करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है धीरू भाई अम्बानी का। तो मेरे एक विचार उसमें आया, जब मैं वहाँ गया, जिस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिया था, तो वो दिनशा पादरीवाल, वो बड़े बड़े तेंदुलकर, सानिया नेहवाल और इन सब बड़े बड़े प्लेयर्स की जो है सर्जरी वगैरह और वो कंसल्टेशन रहा उसका, तो लगभग उसकी जो फीस है कंसल्टेशन वो 10 अंकों को छूती है। ऐसे डॉक्टर को मैं मिला, जब बाहर आया तो धीरू भाई अम्बानी की फ़ोटो देखी तो मन में एक विचार आया, उस पर आपका ओम, हाँ बोलिए। हाँ, उस पर मैं आपका थोड़ा सा विचार जानना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो पुण्यवानों के यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये मेरे मन में एक विचार आया। तो आपसे इस बारे में मार्गदर्शन थोड़ा सा आपका चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी नौकरी और बिजनेस की काफ़ी चर्चा हो रही थी, उसी विषय पर थोड़ा सा। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग पुण्यवानों के यहाँ काम करते हैं। मैं इसे पलटता हूँ। जो पुण्यवान हैं वे ही लोगों को काम दे पाते हैं। क्या बोला? पुण्यवान लोग ही लोगों को काम दे पाते हैं। तो हम काम ना करें, काम देने का प्रयत्न। नमोस्तु करो, नमोस्तु। स्वाध्याय मंडल अपना एक प्रश्न महाराज जी चरणों में रखे हैं और उसके बाद में आस्था महिला परिषद, उनके भी 3-4 प्रश्न हैं, लेकिन महिला परिषद से 8 प्रश्न लेंगे। एक सवाल महाराज का भी है, चलिए देखिए। हाँ चलो बोलो, आप तो बोलो, आप बोलो, चलिए बोलो। नमोस्तु स्वाध्याय मंडल है। हाँ, चलिए, और भी है, काफी है महाराज। चलो ठीक है। हाँ बोलो, आप सवाल कर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इच्छामी महाराज, महाराज श्री ऐसा है, हम लोग स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं और ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी अटकते भी हैं महाराज श्री, और उसमें कुछ ऐसा अटकना होता है कि अगर उसका समाधान अगर नहीं मिलता है तो फिर ऐसा लगता है कि इसके आगे कैसे किया जाए। उस समय फिर हमें आपकी उस याद आती है कि वो प्रमाण सागर महाराज जहाँ पर हमारे भोजपुर में रहते थे, डेली जाते थे हम लोग और हमको अच्छे तरीके से समझा देते थे। अब वो प्रमाण सागर महाराज जी तो पता नहीं कहाँ गए हैं। तो महाराज सर इस समय बहुत ज़रूरत है। एक समय था कभी जब मुनि महाराजों जैसे आप जैसे महाराजों की कमियां हुआ करती थी, वो पंडित बहुत हुआ करते थे पहले हमारे जब आचार्य श्री के जल्दी से कर महाराज श्री। तो प्रश्न मेरा ऐसा है महाराज श्री कि एक स्वाध्यायी लोगों के जो प्रश्न होते हैं यूट्यूब वगैरह या कहीं पर आप सर्च तो करेंगे तो आपको स्वाध्याय मिलेगा, उनका वर्णन मिलेगा, मगर पर्टिकुलर जैसे किस ऐसा बहुत सुंदर। पहले तो मैं समझ गया मेरी बात। बस एक प्रश्न, महाराज श्री का कुछ ऐसा सेशन नहीं हो सकता जो स्वाध्यायी वालों के लिए ही? वही आ रहा हूँ, सुन तो लो, मैं समझ गया। देखो पहले तो मैं चाहूँगा मनोज भाई का जोरदार अभिनंदन करे पूरे ग्रुप का। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, सन 2000 में
जब मैं भोजपुर में था 99 में, तब इनने शुरुआत की थी और आज स्वाध्याय मंडल संचालित कर रहे हैं। निश्चित एक बहुत अच्छी परिणति है। आपने जो कहा, बहुत सारे लोगों के स्वाध्यायशील लोगों की शंकाएं होती है, ये होना चाहिए। इसकी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वे अपने प्रश्न प्रमाणिक ऐप में डाल दें और प्रतीक्षा करें। महाराज जी से मैं कहता हूँ इसको मैनेज करवाएं, और एक बार हम क्षुल्लक महाराज लोगों से भी कहते हैं, और एक बार मेरे पास बैठ करके उन सब के समाधान ले करके अपलोड कर दे, हो जाएगा। लेकिन सुनो, थोड़ा धैर्य रखना। मेरी जो व्यस्तता है आप लोग देखते हैं, तो उस व्यस्तता में ही मुझे समय निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों की भावनाओं का पूर्ण ध्यान रखूंगा और आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। आधे सवाल तो महाराज लोग निपटा देंगे, बल्कि 80% निकाल देंगे, और जो छठा बचेगा वो हम कर देंगे। लेकिन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उत्साह के साथ स्वाध्याय करते रहिए। आस्था महिला परिषद साकेत नगर, और उसके बाद में साकेत नगर की जो यहाँ की कमेटी है वो भी एक प्रश्न रखना चाह रही पूरी कमेटी। उसमें से मनिया जी, अमिताभ मनिया अपना प्रश्न। अमिताभ और रोहित, जल्दी करो। टोनिया जी और सभी खड़े हो जाएंगे। रोहित, हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमन करते हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महाराज। सवाल जल्दी कर लो, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ। भाभी साहब, 12 भावना में अशन भावना का वर्णन है, जिसमें केवल अपना स्वयं का आत्मा ही एकमात्र शरण है। लेकिन हमारे मंत्र, स्तोत्र, पूजा आदि में शरणागति का गुणगान होता है। इस विरोधाभास पर रोशनी डालने की अनुकंपा करें। ओम ओम, ये बात सही है कि आत्मा ही आत्मा का शरण है, इसमें कोई संशय नहीं। और पूजा भक्ति में भगवान की जो शरणागति की बात आती है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, वो बात भी सही। व्यवहार में ऐसा होता है, यदि किसी के निमित्त से हमें कुछ उपलब्धि होती है तो हम उसका सारा श्रेय किसको देते हैं? हाँ, उसी को देंगे ना जिसके निमित्त से हो। तो भगवान आपकी कृपा से मुझे जीवन की दिशा मिली, दृष्टि मिली, आपने मुझे तार दिया, मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा। ऐसा। हाँ हाँ, रोहित। तो टोनिया जी, पूरी कमेटी अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में रोहित भैया तैयार हैं। रोहित जी जैन, एक साथ सुरेंद्र लाल जी जैन। हाँ पहुंच जाए। भावना योग जो हुआ था भोपाल में, कल का भावना योग भी एक यादगार भावना योग था। एक बार जोरदार तालियां। और महाराज जो भावना योग हमको भी पिछला मौका मिला था, वो भी एक यादगार भावना योग हुआ था महाराज। अब महाराज हमें चुमासा करने का एक मौका दीजिए महाराज। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मुझे याद है 2020 में इसी तरह से एक संध्याकालिक समय आपका शंका समाधान का शक्ति नगर साकेत नगर मंदिर को मिला था। एक भावना भाई थी उस समय, इच्छा थी कि आचार्य महाराज जी कुछ ऐसा आशीर्वाद कर दें कि कुछ इतिहास रचने का मौका मिले, तो जो आपने हमको दिया, और शायद हमने भोपाल में रचा भी था भावना योग में। वापस आज फिर आपकी एक संध्या हमको मिली, और आज फिर वही इच्छाएं हमारे बीच में है कि वापस इतिहास रचने का हमको मौका मिले। उसी के लिए आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक हमारा सौभाग्य है कि हम साकेत नगर जैन मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ की कमेटी में बहुत ही स्वाद का भाव है, सब लोग मिलजुल के सारे कामों को करते हैं, और ये शुद्धता की बात है कि इस कमेटी में कोई वैमनस्य किसी के बीच में कोई सा नहीं है। छोटी मोटी बातें होती हैं वहीं ख़त्म हो जाती हैं, और सब लोग सब मिल के काम करते हैं। आपसे इस चीज़ का आशीर्वाद चाहते हैं कि ये ऐसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहे। बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं साकेत नगर की इस कमेटी का जोरदार अभिनंदन करने के लिए आप सबसे कहूँगा। मैं इनकी सराहना करता हूँ, ये बड़े ऊर्जावान और सुलझे हुए लोग हैं, और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भावना योग की जो बात कही, निश्चित कल का भावना योग ऐतिहासिक भावना योग रहा। काश अगर बारिश नहीं होती तो स्टेडियम में जगह नहीं मिलती,
और उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन लोगों ने रात दिन एक करके ये सारा कार्य संपन्न किया। पिछली बार भोपाल के भावना योग का मुख्य शिविर इसी साकेत नगर से संपन्न हुआ था और वो स्मृतियाँ आप लोगों के हृदय में बनी भी है, हमेशा बनी रहेगी। आप लोगों ने जो आगे का निवेदन किया है, तो निवेदन करने का तो आपको पूर्ण अधिकार है। अंतिम क्षण तक निवेदन करते रहो। अभी कहा जा रहा था कि कल इंदौर के 3000 लोग आ रहे हैं, तो इंदौर के लोगों के आगमन का तो आप स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन अभय भैया ने जो उनके प्रयोजन को बोला तो आपके हाथ पांव फूलने लगे। लेकिन नहीं, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करे। चातुर्मास तो होगा, भोपाल में होगा। पुनः बोल रहा हूं, चातुर्मास तो होगा। होगा कहाँ होगा? भोपाल में। भोपाल कहाँ होगा? भोपाल में, जो समय पर तय होगा। समझ गए? इसलिए बिल्कुल मत सोचिए, पर प्रयास जारी रखिए। और कभी कभी बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है ना? हाँ, बिल्ली के भाग से भी सीका टूटता है, इसलिए सोचने की बात नहीं है। ऐसे भोपाल वाले लपकने में माहिर हैं, लेकिन सबको बांट बांट के खाना चाहिए। चलिए महाराज जी, अंतिम एक करुणा का है कि जीव दया में विद्यासागर गौशाला भोजपुर की तरफ से निवेदन है। जीव दया के प्रति जैन समाज का रुझान थोड़ा कम है। बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग हमेशा गौशालाओं को प्रोत्साहित करते हैं और आप लोगों को भी इस गौशाला से जुड़कर अपना योगदान देना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन कि आप सब भी दोनों हाथ जोड़ ले। और महाराज जी, आप तो निसंक हैं, लेकिन आपके द्वारा जो प्रश्न किया जाएगा उसके द्वारा हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन कराने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री निवेदन। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए युग परिवर्तन का है और आज पुरुष वर्ग से ज़्यादा स्त्री समाज में कार्य करने के प्रति उत्साह ज़्यादा देखा जाता है। जहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो और अधिक उत्साह उन्हीं महिला श्राविकाओं में परिलक्षित होता है। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से जहाँ पर कभी महिलाओं का प्रवेश भी नहीं होता था, ऐसे अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपना स्थान बना लिया है। सुनते हैं प्रायः पहले मास्टरनियाँ हुआ करती थी या श्राविकाएँ शिक्षक बन के ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य का इतिश्री करती थी। और जब सब क्षेत्रों में महिलाएं बहुत उत्साह के साथ आगे आ रही हैं, तो हमारे युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने ससास कृष्याद सुकर्म सुप्रजा, सर्वप्रथम कृषि को उत्कृष्ट मानते हुए जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कृषि आदि कार्य करने का उपदेश दिया था। और कृषि एक ऐसा उद्योग है जिसमें द्रव्य हिंसा भले हो किंतु भाव हिंसा से वह बच जाता है। तो जिस प्रकार से पुरुष वर्ग कृषि कार्य में आगे आ रहे हैं या आगे आके कृषि कार्य करते हैं, यदि श्राविकाएँ भी अब उत्साहित तो हैं, कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि पहले जैसे अब घर बैठ कर के दिन भर गुजारने की मानसिकता लोगों की नहीं है। तो क्यों ना आज श्राविकाएँ भी इस कार्य को चुने और कृषि कार्य में अगर हमारी ये श्राविकाएँ आगे आ जाएं तो कृषि जब महिला कृषक बनती है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं भी शासन के द्वारा से प्राप्त होती हैं। और यह कृषि कार्य अगर में महिलाएं जुड़ जाएं तो आज जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह है, जो अनेक प्रकार की हिंसक खेती या हमारे जीवन में जिस तरह से भोजन में जहर घुलता चला जा रहा है, जब इनके भीतर जो मातृत्व उमड़ेगा और अपने बच्चों के प्रति जैसी दया का भाव रखते श्राविकाएँ करती हैं, तो क्यों ना इस कृषि कार्य में भी अपना उत्साह दिखाएं। तो
आपका मार्गदर्शन, क्या ये उचित है कि जो श्राविकाएं कंपनी आदियों में जाकर के नौकरी करने का मन बना रही हैं और बहुत सी श्राविका जो सदमार्ग पे जा रही थी कृषि कार्य की ओर वो आगे आए, तो बहुत से लोगों के पृथक कई एकड़ों की ज़मीन ऐसी पड़ी है जिन्हें छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं। क्यों ना ये यदि श्राविकाओं का यह करना उचित है, कृपया मार्गदर्शन देकर करना। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही अच्छा विचार प्रकट किया। महाराज जी ने कहा कि स्त्रियां आज कार्य क्षेत्र में आगे आ रही है। मुझे लगता है स्त्रियां सदैव कार्य क्षेत्र में आगे रही हैं। अंतर केवल इतना, पहले घर का काम करती थी, अब बाहर का करने लगी है। अंतर केवल इतना है, काम तो वो हमेशा करती रही है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज हमारी महिलाएं अब तो आर्मी में जाकर के भी सबको अपना लोहा मनवा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये आज की बात नहीं, प्राचीन काल में भी अस्त्र शस्त्र विद्या की निपुणता स्त्रियों में रहती थी। कैकेयी का उदाहरण इसका उत्कृष्ट नमूना है। आपने जो कृषि कार्य की बात कही, बहुत ही सार्थक बात कही है। महिलाएं जब सब काम में आगे आ रही हैं तो कृषि कार्य में भी आगे आना चाहिए और परंपरागत खेती को बढ़ावा देना चाहिए, हिंसा मुक्त खेती को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारी महिलाएं कर रही है। जयपुर में एक महिला है जो हार्वर्ड से पढ़ के आई है, गिर गाय की गौशाला और सैकड़ों एकड़ में फैली हुई खेती चलाती है। उनने अपने दूध की ब्रांडिंग करी है। ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नेट पे सर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा। जैन है और वो दोनों काम करा रहे। गुजरात में भी बहुत लोग करा रहे। सरकार भी महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही। मैंने सुना है कि सरकार ने एक कृषि सखी नाम की कोई योजना बनाई है, कोई योजना बनाई कृषि सखी, और वो महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए है कि महिलाएं अधिक से अधिक खेती में अपनी भागीदारी दे। मुझे पूरा डिटेल याद जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई योजना सरकार ने अनाउंस की है या करने वाली है। कृषि सखी, हाँ, अरे कृषि सखी ड्रोन कहाँ उड़ाएगी? कृषि सखी ड्रोन नहीं है, मुझे नहीं मालूम। कृषि सखी शब्द मेरे सुनने में आया तो मैं उसे पकड़ रहा हूँ, डिटेल मुझे नहीं मालूम। शायद इस सरकार, हाँ, ओम, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर खेती के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, अच्छी बात है, महिलाएं भी आगे बढ़े। और अब तो सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। खेतीहर मजदूरों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बहुत रहती है, तो जब महिलाएं ऐसा कर सकती हैं तो महिलाएं खेती भी कर सकती है। दक्षिण भारत की महिलाएं तो बहुत तत्परता से खेतों में काम करती है और पुरुषों का बराबरी से हाथ बटाती है। तो ये कार्य उत्तर भारत में भी संपादित हो सकता है। सब लोग मिलकर के ऐसे कार्य को करें तो निश्चित ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल हो सकेगी। एक मिनट और, कल का कार्यक्रम की सूचना है। कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ से आचार्य विद्या सागर प्रबंध विज्ञान संस्थान जो अवधपुरी में स्थित है वहाँ रहेंगे। कल पूरा कार्यक्रम वहाँ होगा, ब्रह्मचारी जी पूरा डिटेल देंगे और अगली सूचना तक हमारा प्रवास विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में ही रहेगा। कल का पूरा कार्यक्रम बताओ। कल प्रातः काल की बेला में मुनिवर का यहाँ से बिहार होगा, आहार चिरा का कार्यक्रम वहीं पर संपन्न होगा और सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम भी वहीं पर होगा। और वहाँ पर एक साथ लगभग 3000 श्रावक श्राविका अवधपुरी आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान में वहाँ पर श्रीफल समर्पण करने का कार्यक्रम करेंगे। और मैं चाहूँगा आप भी उस कार्यक्रम को देखने जरूर आए, बहुत ही संगीतमय कार्यक्रम होगा।